नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आरपीएस चैनल ककरहा में। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र की संरचना यानी आँख। वास्तव में आँख प्रकृति की एक बहुमूल्य देन है जिसके द्वारा ये संसार हमें रंग बिरंगा दिखाई देता है। मनुष्य की आँख कैमरे के शटर की भांति कार्य करती है जो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणों का वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब को मस्तिष्क अपने अनुभव के आधार पर सीधा समझ लेता है और मानव नेत्र एक कैमरे की शटर की भांति कार्य करता है। वास्तव में मानव नेत्र एक प्रकाशिक यंत्र होता है, तो इसकी संरचना का हम लोग अध्ययन करते हैं कि यह किस प्रकार की होती है। जैसे कि मानव आँख हमें दिखाई देती है, वास्तव में वैसी होती नहीं है। इसका पिछला भाग पूर्णतः गोलाकार होता है, कुछ भाग इसका सामने का उभरा हुआ दिखाई देता है। जो हमें दिखाई देता है वो हमारा सामने का भाग दिखाई देता है, केवल कार्निया हमको दिखाई देती है, लेकिन पीछे से ये बिल्कुल गोल गेंद की तरह होती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मानव नेत्र की संरचना में जो इसका सबसे ऊपरी भाग होता है जिसे कहा जाता है दंडपटल। क्या कहा जाता है? दंडपटल। वास्तव में ये दंडपटल संरचना में कठोर होता है जो मनुष्य के आंतरिक मतलब आंख की आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये दंडपटल संरचना में कैसा होता है? कठोर होता है। कैसा होता है? कठोर होता है जो आंख के आंतरिक भागों को सुरक्षा प्रदान करता है। ये सबसे बाहरी भाग होता है। कौन सा भाग होता है? बाहरी भाग होता है। और दंडपटल के नीचे ही जस्ट लगा होता है रक्तपटल। क्या लगा होता है? रक्तपटल एक काले रंग की संरचना होती है। दंडपटल के नीचे एक काले रंग की संरचना होती है जिसे कहा जाता है रक्तपटल कहा जाता है। ये प्रकाश अववर्तन में भी सहायता करती है। काला रंग इसके अधिक आने वाले प्रकाश को भी अवशोषित कर लेता है। फिर हम आते हैं इसके आगे सामने वाले भागों का अध्ययन करते हैं। जो हमें ये उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, ये सामने का जो उभरा हुआ भाग दिखाई देता है, इसे कार्निया कहा जाता है। यहीं से वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें हमारी आंख में प्रवेश करती हैं। इसे यहीं से जो है प्रकाश की किरणें प्रवेश करती हैं। सामने का उभरा हुआ भाग कार्निया कहलाता है। कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी पर्दा होता है जिसे आइरिस कहा जाता है। यानी ये कार्निया के ठीक पीछे ये मान लेते हैं ये एक रंगीन पारदर्शी पर्दा है जिसे क्या कहा जाता है? आइरिस कहा जाता है। और आइरिस के बीचों बीच में एक छिद्र होता है, यानी मध्य में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहा जाता है। यानी इसके आइरिस के ठीक बीच में एक छिद्र होता है जिसे पुतली अथवा नेत्र तारा कहा जाता है। ये पुतली की एक अपनी स्वयं की विशेषता होती है कि अंधकार में ये बड़ी रहती है और प्रकाश में सिकुड़ करके छोटी हो जाती है। इसका कारण ये है, जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अचानक हम लोग प्रकाश से अंधेरे कमरे में आते हैं तब हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं, या अंधेरे कमरे से हम अचानक चले जाते हैं प्रकाश में तो हमें एकदम थोड़ी देर के लिए वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती। इसका कारण है पुतली, क्योंकि अंधकार में ये बड़ी होती है। कैसी हो जाती है? ये फैल करके बड़ा आकार बना लेती है, जैसे ये लेंस होता है। इसको जब अंधकार कमरे में हम लोग पहुंचते हैं तो पुतली इसको स्पेस ज़्यादा दे देती है, जगह दे देती है, जगह बड़ी हो जाती है। यानी ये इसका छिद्र जो है बड़ा हो गया तो यहाँ से प्रकाश की किरणें ज़्यादा जाने लगेंगी, अंदर ज़्यादा जाती रहती हैं, तब हमें वस्तुएं यहाँ पर साफ दिखाई देती हैं। लेकिन जब ही हम अचानक प्रकाश में पहुंच जाते हैं, जितनी देर पुतलियों को इस पुतली को छोटा होते हुए लगेगा, यानी ये इस छिद्र को छोटा करना, सिकुड़ करके जितनी देर में ये छोटी हो पाएगी उतनी देर हमें वस्तुएं साफ दिखाई नहीं देती हैं। ये प्रमुख कार्य होता है पुतली का। अब पुतली के ठीक आगे को भरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं जलीय द्रव। क्या भरा होता है? जलीय द्रव। ये जलीय द्रव जिसका अपवर्तनांक लगभग होता है 1.336 होता है, जलीय द्रव होता है। और जलीय द्रव के आगे द्विउत्तल लेंस, कैसा? द्विउत्तल लेंस मांसपेशियों का बना हुआ एक लेंस होता है। क्या होता है?
लेंस। लेंस होता है यही लेंस जो है प्रकाश की किरणों को अपवर्तन करके रेटिना तक पहुंचाता है। ये लेंस का कार्य है प्रकाश की किरणों का अपवर्तन करना। अर्थात ये लेंस बना काहे का होता है, मांसपेशियों का बना होता है। द्विउत्तल लेंस होता है। इसका अगला भाग कुछ पतला होता है, पिछला भाग कुछ चौड़ा होता है। इस प्रकार से द्विउत्तल लेंस कहलाता है। मतलब इसकी वक्रता त्रिज्या जो है पिछले भाग की छोटी होती है और अगले भाग की बड़ी होती है लेंस की। और लेंस के आगे जब ही हम लोग बढ़ते हैं, ये हमने बिंदु के माध्यम से दर्शाया है, ये कहलाता है कांचावतरण। क्या कहलाता है? कांचावतरण भरा हुआ होता है, लेकिन ये होता पारदर्शी है जिससे प्रकाश की किरणें आराम से आसानी से गुजर सकती है। अब इधर आ जाते हैं। यहाँ पर ये संरचना जो हमने बनाई है, ये दड़पटल, दड़पटल के बाद में रक्तपटल और रक्तपटल के बाद में जो तीसरी पटल होती है वो कहलाती है रेटिना। क्या कहलाती है? रेटिना। रेटिना पर ही वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। यानी सबसे पहले होता है दड़पटल और दड़पटल के बाद में रक्तपटल और रक्तपटल के बाद में होती है रेटिना। रेटिना पर ही प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। इसको दूसरे नाम से दृष्टिपटल भी कहा जाता है, यानी दृष्टिपटल भी कहते हैं। और यहाँ पर जो है रेटिना पर दो प्रकार की सेलें पाई जाती हैं। एक सेले होती है दंडवाकार, यानी दंडवाकार सेले जो है प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और शंक्वाकार सेले रंगों के लिए सुग्राही होती हैं। यही कारण है हम लोग आगे पढ़ेंगे जो वर्णांतता रोग पढ़ेंगे वो किन सेलों की कमी के कारण होता है, तो शंक्वाकार सेलों की कमी के कारण होता है। यदि आंख में शंक्वाकार सेलें कम है तो हमें रंगों की पहचान नहीं होगी। यदि दंडवाकार सेलें कम है तो सूर्य अस्त होते ही हमें दिखाई नहीं देता है। यही पूछ दिया जाता है कभी कभी कि क्या कारण है कि मुर्गा सूर्य अस्त होते ही अपने स्थान पर पहुंच जाता है। यही कारण है कि उसमें दंडवाकार सेलों की संख्या कम होती है, जिससे जब ही सूर्यास्त होता है उसे कम दिखाई देने लगता है या नहीं ही दिखाई देता है। यही कारण होता है कि मुर्गा सूर्य अस्त होते ही अपने स्थान पर पहुंच जाता है। तो दंडवाकार सेलें किसके लिए सुग्राही होती हैं? प्रकाश के लिए। और शंक्वाकार सेलें किसके लिए सुग्राही होती हैं? रंगों के लिए। तो हमने देख लिया रेटिना। रेटिना पर ध्यान रखेंगे प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है। यहाँ ये होती है प्रकाश सिराएं, ये पीछे से जो निकली हुई दिखाई दे रही है ये होती है प्रकाश सिराएं। यहाँ से रेटिना पर बने हुए प्रतिबिंब की सूचना कहाँ जाती है? मस्तिष्क को जाती है, और मस्तिष्क इसे अपने अनुभव के आधार पर सीधा समझ लेता है। रेटिना पर एक पीले रंग का बिंदु होता है जिसे कहा जाता है पीत बिंदु। क्या कहा जाता है? पीत बिंदु। पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है, यानी सबसे अच्छा पूछ दिया जाता है कि आंख में सबसे शुद्ध प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो बताएंगे हम लोग पीत बिंदु पर। और जहाँ पर प्रकाश सिराएं होती हैं वहीं पर एक बिंदु होता है जिसे कहा जाता है अंध बिंदु। क्या? अंध बिंदु कहते हैं। यहाँ पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अस्पष्ट होता है, शुद्ध नहीं होता है। तो हम लोग पुनः एक बार समझ लेते हैं कि सबसे बाहरी पटल दड़पटल, और दड़पटल के बाद में दूसरी काले रंग की पटल होती है उसे कहा जाता है रक्तपटल। और आंख के जो सामने का उभरा हुआ भाग हमें दिखाई देता है इसको कहते हैं कार्निया। कार्निया से ही आंख में प्रकाश प्रवेश करता है, और कार्निया के ठीक पीछे एक रंगीन पारदर्शी पर्दा होता है जिसे कहा जाता है आइरिस। और आइरिस के बीचों बीच एक छोटा सा छिद्र होता है जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं। पुतली अंधकार में बड़ी होती है और प्रकाश में स्वयं छोटी हो जाती है, ये उनकी विशेषता होती है। अब पुतली के ठीक बाद में एक तरल पदार्थ भरा रहता है जिसका अपवर्तनांक लगभग 1.336 होता है, जिसे कहा जाता है जलीय द्रव। क्या कहा जाता है? जलीय द्रव। और जलीय द्रव के ठीक बाद में द्विउत्तलीय लेंस, ये मांसपेशियों के सहारा टिका हुआ मांसपेशियों का बना द्विउत्तलीय लेंस,
एक लेंस स्थित होता है, यहीं से प्रकाश की किरणों का अपवर्तन होता है। लेंस के ठीक आगे इसके बीचों बीच भाग में एक तरल पदार्थ भरा रहता है, लेकिन होता ये भी पारदर्शी है, जिसे कहा जाता है कांचावतरण कहा जाता है, जो मनुष्य के आंख को गोल बनाने में सहायता प्रदान करता है। यदि इस कांचावतरण को निकाल लिया जाएगा तो इसका गोल आकार रहना संभव नहीं हो पाएगा। अब हम लोग फिर पुनः वहां गए थे, बाहर वाली संरचनाओं में देखा था कि दंडपटल के बाद में रक्तपटल, और तीसरी पटल जो आई थी उसे कहा गया था रेटिना। रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा बनता है, मस्तिष्क इसे अनुभव के आधार पर सीधा समझता है। फिर एक पीले रंग का बिंदु जिसे कहा गया था पीत बिंदु पर बना प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट होता है। फिर उसके बाद में आता है अंधबिंदु। अब आंख से संबंधित कुछ परिभाषा एवं शब्दावली को हम लोग समझ लेते हैं। जैसा कि पूछा जाता है कि समंजन क्षमता क्या होती है, यानी हम जानते हैं कि नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। अब यहाँ पर अगर हम समझे कि फोकस दूरी क्या होती है, फोकस दूरी, तो जो रेटिना, जो आंख की सबसे आंतरिक परत थी उसे रेटिना कहा गया था, और जो यहाँ पर ये मान के चलिए लेंस हो गया और ये रेटिना हो गई, इसके बीच की दूरी को नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी को ही फोकस दूरी कहा जाता है। क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। अब बात आती है समंजन क्षमता, यानी नेत्र लेंस जो है, नेत्र लेंस की इस प्रकार फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी फोकस दूरी समायोजित करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? समंजन क्षमता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि नेत्र जो है, चाहे वस्तु अनंत पर स्थित हो या निकट पर, यानी दोनों स्थितियों में प्रतिबिंब रेटिना पर स्पष्ट बन जाए और फोकस दूरी नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी सटीक समायोजित हो जाए, तो इसे ही समंजन क्षमता कहा जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि नेत्र लेंस ये इस प्रकार से ये रेटिना मान लेते हैं और ये लेंस ले लेते हैं। इस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को ही नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं? नेत्र की समंजन क्षमता कहा जाता है। अब हम लोग थोड़ा इसमें देख लेते हैं कि नेत्र का दूर बिंदु और निकट बिंदु क्या होता है। दूर बिंदु देखिए, ये है दूर बिंदु। दूर बिंदु का मतलब होता है कि वह अनंततम बिंदु जहां तक कि वस्तु को आंख बिना समंजन क्षमता लगाए, मतलब बिल्कुल फ्री होकर के बिना समंजन क्षमता लगाए स्पष्ट देख सकती है, मनुष्य की आंख का दूरबिंदु कहलाता है। यह अनंत पर स्थित होता है। दूरबिंदु कहाँ होता है? अनंत पर स्थित होता है। फिर आता है निकट बिंदु। क्या? निकट बिंदु। यानी निकट बिंदु वह बिंदु होता है जब मनुष्य अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर वस्तु को स्पष्ट देख सकता है, निकट बिंदु कहलाता है। यानी जहां तक कि वस्तु को यदि हम अधिक से अधिक, जैसे ये मान लेते हैं एक हमारे सामने निकट रखी हुई वस्तु है और ये यहाँ पर आंख ले लेते हैं, ये रेटिना है, यहाँ से चलने वाले प्रकाश की किरणें आराम से रेटिना पर फोकस हो जाए, यानी अधिकतम समंजन क्षमता लगा करके रेटिना पर अच्छा प्रतिबिंब बना सके, शुद्ध वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सके, उसे निकट बिंदु कहा जाता है। जब हम अधिकतम समंजन क्षमता लगाते हैं तो उसे निकट बिंदु कहा जाता है। निकट बिंदु की दूरी ये जो है 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है। कितने पर? 25 सेंटीमीटर पर।
यानी दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है और निकट बिंदु जो है ये 25 सेंटीमीटर पर स्थित होता है। हम अधिकतम संवेदन क्षमता लगा करके 25 सेंटीमीटर तक की ही वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये हमारी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। इसे ये भी पूछ दिया जाता है, निकट बिंदु भी पूछा जा सकता है, यह कह दिया जाता है कि स्पष्ट बिंदु की न्यूनतम दूरी क्या होती है। तो हम कह सकते हैं कि आंख अधिकतम संवेदन क्षमता लगाकर जितनी नजदीक की वस्तु को देख सके वही दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ये 25 सेंटीमीटर पर होती है। इसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहा जाता है। दूर बिंदु को स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कि आंख बिना संवेदन क्षमता लगाए जहां तक की वस्तु को स्पष्ट देख सकती है उसे स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कहते हैं। यह कहाँ स्थित होती है? अनंत पर स्थित होती है। तो अब हम कुछ समझ लेते हैं इससे संबंधित। तो निकट बिंदु हो गया, दूर बिंदु हो गया और आंख की संवेदन क्षमता हो गई, यानी फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को हुई आंख की संवेदन क्षमता कहते हैं। कुछ आंख के रोगों के विषय में जान लेते हैं जो सामान्य रूप से रोग दृष्टि दोष हो जाते हैं। उनको एक दो रोगों को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे सबसे पहला रोग है निकट। क्या है? निकट दृष्टि दोष। ये क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में मनुष्य को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की एक निश्चित दूरी से अधिक की वस्तुएं हमें दूर नहीं दिखाई देती हैं। यानी सबसे पहला पॉइंट यही याद रखेंगे हम कि निकट दृष्टि रोग क्या होता है। वह रोग जिसमें हमें निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, निकट दृष्टि दोष कहलाता है। इसका कारण क्या होता है? इसमें जो है प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन जाता है। प्रतिबिंब जो है रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन जाता है, इसीलिए वस्तुएं हमें साफ दिखाई नहीं देती हैं। ये हम समझ लेते हैं कि जैसे ये आंख है और इस प्रकार से यहां से वस्तु से अनंत पर स्थित वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें अच्छी आंख स्वस्थ आंख के लिए प्रतिबिंब बना रही है। इस समय हमारी आंख में कोई दोष नहीं है। जैसा कि हमने बताया कि निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसमें नंबर 1 कारण होता है कि मनुष्य के आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाता है। क्या होता है? आंख के गोलक का व्यास ही बढ़ गया। ये वाला देखिए, आंख के गोलक का व्यास बढ़ गया। हुआ क्या? जब आंख के गोलक का व्यास बढ़ गया तो नेत्र लेंस तथा रेटिना क्या हुआ? रेटिना यहां पहुंच गई। पहले तो रेटिना यहां पर थी, प्रतिबिंब स्पष्ट बन रहा था। जब निकट दृष्टि दोष हो गया तो क्या हुआ? आंख के गोलक का व्यास बढ़ गया, रेटिना पीछे चली गई। अब नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। क्या हुआ? नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। फर्स्ट कारण हुआ कि गोलक का व्यास बढ़ गया और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गई। दूसरी बात, फोकस दूरी जो थी ये क्या हो गई? फोकस दूरी कम। फोकस दूरी कम हुई जिससे प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पहले ही बन रहा है। यही कारण होता है निकट दृष्टि दोष का। तो क्या हमने बताया कि निकट दृष्टि में निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। ये कारण क्या हुआ?
इसके 3 कारण प्रमुख रूप से याद रखेंगे कि इस रोग में आंख के गोलक का व्यास बढ़ जाता है और नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है तथा फोकस दूरी कम हो जाती है। अब बात आती है निवारण। इस रोग का निवारण क्या है, यानी वस्तुएं हमें कैसे स्पष्ट दिखाई देंगी, ये भी समझ लेते हैं। इसके लिए हमें जैसे यहाँ पर हम लोग ये भी याद रखेंगे, कभी कभी भूल जाते हैं कि निकट दृष्टि में अवतल लेंस लगता है कि उत्तल लेंस लगता है, कभी रटने की आवश्यकता नहीं है। थोड़ा शब्द की पहचान करना, इसको हम लोग पढ़े अगर निकाट, क्या शब्द निकल रहा, इसमें आ का डंडा लगा ले तो यहाँ पर हमें आ का उच्चारण होना है, काहे का, आ का, जिससे हमारा लेंस निकल करके आता है अवतल। कौन सा आ रहा है, अवतल। यानी यहाँ पर अगर हम अवतल लेंस ऐसे रोगियों को लगा दिया जाए, निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का, तो यहाँ से वस्तु से चलने वाले प्रकाश की किरणों को अवतल लेंस फैला करके कहाँ तक पहुँचा देगा, रेटिना, रेटिना पर पहुँचा देगा, जहाँ पर प्रतिबिंब स्पष्ट बनता हुआ हमें दिखाई देगा। यही इसका निवारण है कि निकट दृष्टि में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यहाँ से ध्यान रखेंगे अनिकट तो निकल करके आता है सीधे सीधे, अवतल अर्थात अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। पुनः दूसरा एक रोग होता है दूरदृष्टि रोग। कौन सा, दूरदृष्टि। उसके भी हम लोग कारण और निवारण को समझ लेते हैं। दूरदृष्टि जैसा नाम है दूरदृष्टि, तो दूर की वस्तुएं तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है, यानी इस रोग में दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। इसका कारण क्या होता है, तो ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि दूरदृष्टि क्या होता है। दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, परंतु नजदीक की वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं। कारण समझ लेते हैं, जैसे कि ये आंख है और यहाँ से इस प्रकार से सामान्य रूप से दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई दे रही हैं, ये निकट पर रखी वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें यहाँ पर ठीक सही से बन रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, प्रतिबिंब बन रहा था। हुआ क्या इसमें, इस रोग में मनुष्य के आंख के गोलक का व्यास कम हो जाता है। क्या होता है, कम हो जाता है, यानी निकट दृष्टि में आंख के गोलक का व्यास कम हो गया। ये कम हो गया और ये जो है फोकस दूरी क्या हो गई, उसमें फोकस दूरी कम हुई थी और इसमें फोकस दूरी सीधे बढ़ गई। फोकस दूरी अधिक हो गई, यानी आंख के गोलक का व्यास कम हो गया तो फोकस दूरी बढ़ गई। प्रतिबिंब रेटिना पर न बन करके रेटिना के पीछे बन रहा है। कहां पे बन रहा है, रेटिना के पीछे, तो वस्तु हमें साफ कैसे दिखाई देगी। दूसरी बात, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। जैसे कि आंख के गोलक का व्यास कम हुआ, वैसे ही नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो गई और ये फोकस दूरी जो थी ये बढ़ गई। इसके 3 कारण रखेंगे, गोलक का व्यास बढ़ जाना और फोकस दूरी भी बढ़ जाती है तथा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। यही इसका होता है कारण। तो दूरदृष्टि के 3 कारण याद रखेंगे और इसके बाद में आता है निवारण। क्या होता है, निवारण। तो निवारण के लिए हम ध्यान रखेंगे, जैसा कि इसमें हमने उच्चारण किया था निकट, इसमें उच्चारण करेंगे थोड़ा सा जोर बोल के उच्चारण करें। दूर तो निकलता है ऊ शब्द निकलता, अक्षर निकलता है। इससे स्पष्ट होता है कि इस रोग में यदि उत्तल लेंस, किस लेंस का, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाए तो प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके ये रेटिना पर ही बना देगा, वस्तुएं हमें स्पष्ट दिखाई देने लगती है। तो ये थे हमारे 2 रोग, निकट दृष्टि रोग और दूर दृष्टि रोग। इसके बाद में एक और रोग होता है
जिसे हम लोग जरा दूरदृष्टिता बोलते हैं। जरा दूरदृष्टिता रोग ऐसा रोग होता है जो उम्र के मतलब 55 से 60 के ऊपर वालों को यह रोग होता है, जिसमें ना तो हमें कभी कभी दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं, ना ही नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। इस रोग से पीड़ित व्यक्तियों के लिए द्विलेंसी अर्थात द्विफोक्सी लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उत्तल और अवतल लेंस दोनों प्रकार से निर्मित लेंस के चश्मे बनाए जाते हैं, उनका प्रयोग किया जाता है। यानी जरा दूरदृष्टिता, न तो उन्हें दूर का दिखाई देता है साफ, ना नजदीक का। ये उम्र के प्रभाव के हिसाब से होता है। फिर इसके बाद में एक रोग होता है अविंदुकता। अविंदुकता में वस्तुएं कुछ तिरछी दिखाई देती है, आड़ी, जो लोग थोड़ा कैड़े देखते हैं, वो अविंदुकता रोग होता है। इस लेंस को इसमें जो है इस रोग से निवारण के लिए हम लोग वेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। इसका प्रमुख रूप से कारण होता है कॉर्निया का पूर्णतः गोल ना होना। कॉर्निया जब गोल नहीं होती है तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें जो है सही से फोकस नहीं हो पाती है, जिससे हमें कुछ आड़े तिरछे वस्तुएं दिखाई देती हैं। फिर तीसरा रोग आता है वर्णांधता। कौन सा? वर्णांधता रोग होता है। ये महत्वपूर्ण है, ये आनुवांशिक रोग है। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में भी पढ़ेंगे क्लियर करके कि वर्णांधता रोग क्या होता है, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी ये पहुंचता है। लेकिन यहाँ पर समझ लेते हैं कि इस वर्णांधता रोगी के व्यक्ति के रेटिना पर, कहाँ पर? रेटिना पर शंक्वाकार सिलें के अभाव के कारण होता है। इन रोगियों में या तो शंक्वाकार सिलें कम होती हैं या नहीं होती हैं। जिनमें कतई शंक्वाकार सिलें नहीं होती हैं वे पूर्ण वर्णांध होते हैं, उन्हें कोई रंगों की पहचान नहीं होती है। जिनमें कुछ कम होती हैं उन्हें लाल तथा हरे रंग की पहचान नहीं होती है। ऐसे रोगियों को पायलट नहीं बनाया जा सकता, न ही ट्रेन का ड्राइवर बनाया जा सकता, क्योंकि इन्हें हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होती है। ध्यान रखेंगे कि कम जब शंक्वाकार सिलें होंगी तो केवल हरे और लाल रंग की पहचान नहीं होगी। जब बिल्कुल नहीं के समान होती है तब वो पूर्ण वर्णांध व्यक्ति कहलाते हैं, उन्हें कोई रंगों की पहचान नहीं होती। तो वर्णांधता रोग वह रोग होता है जिसमें कि व्यक्ति कुछ निश्चित रंगों की पहचान नहीं कर पाता है, उस रोग को हम लोग वर्णांधता रोग कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने आंख की संरचना समझी और आंख से होने वाले संबंधित रोग। तो पहला रोग था निकट दृष्टि, फिर दूरदृष्टि, जरा दूरदृष्टिता, अविंदुकता और वर्णांधता। इनको सही से समझेंगे। आगे शेष अगले वीडियो